चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक अलग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। समाज कार्य के बेसिक अवधारणा से भी प्रश्न पड़े हुए हैं, समाज कार्य क्षेत्र से प्रश्न पड़े हुए हैं, उद्देश्य से विशेषताओं से प्रश्न है, समाज कार्य के अभी सिद्धांत पड़े हुए हैं, सिद्धांत से संबंध में भी कुछ हम लोगों ने प्रश्न ले रखा है। अभी मैंने डायरेक्ट आ गया हूँ समाज सुधार पर, इसका कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ और इससे महत्वपूर्ण कुछ मैंने 50+ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आप लोगों के सामने मैं करवा रहा हूँ। तो आपके सामने आज का ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि मैंने कल आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समाज कार्य में समाज सुधार के बारे में कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों से शुरुआत कर रहा हूँ और 6ठा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था क्या? हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है आपका। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने एक भाषण दिया था और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और याद रखिएगा, इनका जैसे वेदांत फिलॉसफी किताब है और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है, इसकी भी ये किताब है इन्हीं का। और मार्गरेट नोबल, जिसको आप लोग भगनी निवेदिता कहते हैं, भगनी निवेदिता एक प्रकार की शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। याद रखिएगा, इनका आदर्श शब्द की बात करते हैं तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। सर, ज्वाइनिंग का मैसेज आया। ओके, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। एक बार आप सभी लोग जो है देखिए, यही है ना कि जब क्लास से समय आप सभी लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, चलो एक प्रश्न केवल अभी तक कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी महर्षि कर्वे। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, चाहो तो आप उसको समझ सकते हो इस प्रश्न को रिलेट करते हुए। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रखिए। आप लोगों को मालूम होगा सती प्रथा के बारे में जब प्रथम अभिलेख मिलता है वो एरड़ अभिलेख में मिलता है 510 में। आपको बताऊं, सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीरी के जो शासक थे सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवाया था 15वीं शताब्दी में। और हाँ जी, एरड़ अभिलेख क्लियर हुआ मैडम? चलो, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है पुर्तगाली वायसराय एक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा में इस सती प्रथा को बंद करवाया था। तो आप चाहो तो 510 भी याद रख सकते हो। भारत में ये पहली बार मिला था। सर्वप्रथम कश्मीर के सिकंदर ने इस सती प्रथा को बंद करवाया था 15वीं शताब्दी में। और फिर उसके बाद तीसरे में अल्बुकर्क का जो नाम आता है 1510 में, वो गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। बाकी तो आप 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत, बाकी आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की भूमिका फिर आ गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए।
अलीगढ़ में स्थित एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है और किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान या बहरुद्दीन तैयब जी या अब्दुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना? ठीक है, यहाँ आपका जो जवाब आया है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कर रहे हैं 8 के बारे में, तो सर सैयद अहमद खान की एक अहम भूमिका हमें देखने को मिली है। तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है, वो आप ध्यान रखिएगा कि अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और सर सैयद अहमद खान की यूजीसी में एक बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस विद्वान ने किया है, तो सर सैयद अहमद खान ने किया है। 1864 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फिर वहाँ पर। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइंटिफिक सोसाइटी, पूछ लिया जाता है इससे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 के बारे में। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? विरुद्ध। तो आर्य समाज की स्थापना जो है सन 1875 में हुआ था, माणिक चंद्र वाटिका मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक अहम भूमिका रही। इसका जो मोटो रहा, पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म को। और भारत की जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम जो है आर्य समाज की भूमिका रही। और मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की जो आलोचना की बात हमें देखने को मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती के ही आर्य समाज में मिलता है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो जैसे एक शब्द है, उस शब्दों को बताया था। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ठीक उसी प्रकार से अगर स्वामी सरस्वती जी की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है पुनः वेदों की ओर लौटो। तो उसके विरुद्ध में अगर हम बात करें तो ईश्वर की अस्तित्व की बात तो है, लेकिन विरुद्ध में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा की बात किया था। तो इसमें साफ शब्दों में बोला भी है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधने की बात, और प्लस में वहाँ पे कहा कि इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा और वैदिक कर्मकांड आदि की जो आलोचना वो बेसिकली धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के अंतर्गत आ जाता है। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के अंतर्गत था। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, हिंदुत्व, इस्लाम वगैरह की कोई भूमिका नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके मैडम, ओके ओके। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पर, हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि यंग बंगाल, जिसको युवा बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1826 का नाम आप लोगों ने ऐसे कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि सर 1826 राइट है? बिल्कुल राइट भी है, और 19वीं शताब्दी अगर नाम आता है तो वो भी राइट है। हेनरी विलियम डेरोजियो की एक अहम भूमिका मानी गई है इसमें। और याद रखिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के रवैयों की जो रियायतों थे उनको सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की रोजगार दिलाने की बात करता था हेनरी विलियम डेरोजियो। तो डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये कि यंग बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है। तो जरा मुझे बताइए कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या हेनरी विलियम डेरोजियो या डेविड हेयर? डेरोजियो एग्जाम, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी, क्या कह रहे हैं? हेनरी विलियम का एक और बताया सर इंपॉर्टेंट, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आप भली भांति तरीके से जानते हैं 1875। यहाँ तक कि आपको ये भी नाम पता है कि न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो है स्थापना की गई थी। यहाँ तक कि आपको ये भी मालूम है कि मैडम ब्लोट्स्की जो है रूसी की रहने वाली हैं, और हेनरी अल्कॉट की बात करेंगे तो वो अमेरिकी सैनिक हैं।
ये भी आप जानते हैं। और सन 1907 में एनी बेसेंट की एक इनकी जो है अध्यक्ष के रूप में इसकी नियुक्ति हुई और फिर आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की धीरे धीरे प्रक्रिया यहाँ पे बढ़ती गई। परंतु अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करता था थियोसॉफिकल सोसाइटी, और दो संस्थापक 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए थे और उसी के 2 से 3 साल बाद सन 1882 में आपको बता दूं मद्रास अडियार में इसका मुख्यालय बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगला सवाल पर कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। आप बताइए कौन बंदा है भाई, पर उनके अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। बात को समझिएगा, किसी समय महात्मा गांधी जी के सहयोगी रह चुके हैं, है ना, आप तो मालूम होना चाहिए आप सबको ये बातें। और फिर कह रहा है कि उनसे अलग होकर अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन थे? रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर। ओके, बहुत बढ़िया जवाब। यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों का करेक्ट जवाब आया है, ठीक है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आत्मसम्मान एक आंदोलन है, और आत्मसम्मान आंदोलन की जब भी कभी बात होगी तो आप याद रखिएगा राधा स्वामी नायकर का नाम, सेल्फ रिस्पेक्टेड मूवमेंट के नाम से ये जाना जाता है। और ये बेसिकली राधा स्वामी नायकर द्वारा सन 1925 में 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसमें ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य करते थे, समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसे द्रविड़ भाषाओं का पुनरुत्थान पर बल दिया था आत्मसम्मान आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ तक कि यूपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में प्रश्न पूछा गया था एक बार, ये 2020 की बात, मेंस की बात कर रहा हूँ यूपीपीएससी की, इसमें प्रश्न पूछा गया था आत्मसम्मान आंदोलन ने दक्षिण भारत के लोगों को सामाजिक और धार्मिक जीवन पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाना है, तो उसके संबंध में कुछ उद्देश्य लिखने थे और उसके सफलताओं पर चर्चा करना था, यही प्रश्न था। और याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ईवी रामास्वामी नायकर ने सन 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी तमिलनाडु से, और यह आंदोलन जो था समतावादी आंदोलन था और जिसमें ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया और समाज में पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए समान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं का पुनरुत्थान पर यह बल दिया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन में समाज को एक ऐसे सामाजिक ढांचे में परिवर्तित करना का लक्ष्य रखा गया था जहां एक वर्ग के लोग स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा प्रस्तुत करते हैं और कुछ लोग दूसरों की तुलना में उच्च कुल में जन्म लेने का दावा प्रस्तुत करते हैं। यही बेसिकली आपका क्या बनता है, आत्मसम्मान आंदोलन बनता है। इस चीज को याद रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्टेड मोमेंट था रामास्वामी का सन 1925 का, याद रखिएगा सब। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आ गया कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है सत्यशोधक समाज के बारे में, और आप जानते हैं कि सन 1973 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले ने कहा कि क्या प्रयास इसमें होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने होगा, आप सोच समझ के जवाब देने की कोशिश करिएगा कि दमित जो है दंभी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने के संबंध में था, क्या नहीं? हाँ या था नहीं? देखिए, अच्छा दूसरे ऑप्शन, दूसरी बात करें, जाति प्रथा पर आक्रमण। जाति प्रथा पर आक्रमण, देखो मैं आपको बता दूं, सत्यशोधक समाज बेसिकली दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण करने की बात की थी। यहाँ पर सत्यशोधक समाज का प्रयास हमें आप बताना है, इसका प्रयास जाति प्रथा पर आक्रमण। दूसरी बात यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर सी को समझिएगा बहुत अच्छे से, प्रश्न ऑप्शन बहुत अच्छा दे रखा है। सतारा में जमींदार और विरोधी का महाजन पर विरोधी विकल्प जो है विप्लव का नेतृत्व करना, ये तो आप काट दीजिए। अछूतों के लिए पृथक जो प्रतिनिधित्व की बात करता है। देखिए मैं आपसे एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा।
जाति प्रथा पर आक्रमण नहीं था, बेसिकली निम्न जाति के लोगों को कल्याण करना था, दलितों को कल्याण करना था। सत्य शोधक में आपको बता दूं एक संगठन के माध्यम से सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्य शोधक जैसी संगठनों के माध्यम से निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर बात करता था। तो दंभी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निचली जाति, जिसको हमने बोला निम्न जाति की रक्षा करने की बात करता था। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है और जाति प्रथा पर आक्रमण गलत हो जाएगा। सतारा भी गलत है आपका और अछूतों के लिए पृथक यानी अलग का प्रतिनिधित्व ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब। आप जानते हैं 1873 की बात है, ये सत्यशोधक समाज की जो महाराष्ट्र में है। बताइए जरा इसकी स्थापना किस विद्वान ने किया था? ज्योतिबा फुले ने। बहुत सरल प्रश्न आ गया और आपके पास जवाब भी था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? आप जानते हो? राजा राममोहन राय। बिल्कुल करेक्ट जवाब। कब हुई थी? सर एक लाइब्रेरी लंदन की बात है। लाइब्रेरी लंदन की, ओके चलिए। और भी कोई? 18 ओके। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अपने देश में नहीं हुई है, बाहर हुई है और 1833 में हुई थी 27 सितंबर को। हाँ 27 सितंबर। हालांकि आप लोगों से ये नहीं पूछा जाता है कि मृत्यु कब हुई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था, राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु हुआ था और इनकी जो है तबीयत खराब हो गई थी, है ना। मेनिंजाइटिस बताया जाता है कि मेनिंजाइटिस से इनकी मृत्यु हुई थी। मेनिंजाइटिस एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूजीसी की जब आप हरियंत की बुक पढ़ेंगे तो उसके में लिखा हुआ मिल जाता है इनकी मृत्यु के बारे में। तो हो सकता है भाई एग्जाम में प्रश्न भी बना दे, परंतु मुझे नहीं लगता कि इतनी प्राथमिकता आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपने मृत्यु का ईयर बताया ना, वो कौन सा था? मृत्यु का 27 सितंबर 1833 1833। चलिए आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है सत्यार्थ प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है और आप जानते हैं इस बात से। और आप सबको बता दो ये किताब इतनी फेमस रही है सन 1875 में कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ माना गया है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन बना है और प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पष्ट प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर राजस्थान में है ना। आप जानते हैं स्वामी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हालांकि बहुत सारी किताबें हैं, उनकी बहुत सारी फेमस किताबें हैं, परंतु जितनी सत्यार्थ प्रकाश है उतनी और किताबें फेमस नहीं रही। जैसे संस्कृत वाक्य प्रबोध एक किताब थी, इन्हीं की किताब का नाम है और वो किताब थी 1879 में। और एक किताब थी गोक करुणानिधि, आपको लिख देता हूँ, गो करुणानिधि आप कह लीजिए, गो करुणानिधि कह लीजिए। और ये किताब आई थी आप लोगों को 1880 में, 1980 में आई थी। ये भी उतना फेमस नहीं रही थी। और आयुर्वेद जो है एक प्रकार से आर्यो उद्देश्य रत्नमाला एक किताब थी जो 1877 में आई थी। एक ऋग्वेदित भाष्य भूमिका आई थी, भाष्य भूमिका जो 1878 की थी। एक व्यवहार भानु करके किताब आई थी जो 1879 की रही थी। एक चतुर्वेद विषय सूची करके आई थी जो 1971 में आई थी। एक ऋग्वेद भाष्य यजुर्वेद भाष्य और अष्टाध्यायी भाष्य करके किताब आई थी। और ये किताब पहले जो ऋग्वेद आई थी वो आपका आया था
1878 में, और एक यजुर्वेद आई थी 1889 में, और एक अष्टाध्यायी भाषा आई थी 1878 से लेकर आप 79 तक के आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारी वैसे किताबें आई हैं, उतनी में इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट सत्यार्थ प्रकाश है उतना है, उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इसको सत्यार्थ प्रकाश ध्यान रखिएगा। सर अष्टाध्यायी नहीं की है दयानंद की? इस एक पे अष्टाध्यायी पाणिनि की भी है। पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, संस्कृति में अष्टाध्यायी की किताब का नाम है पाणिनि जी का। ठीक है, और एक किताब जो है अष्टाध्यायी भाष्य करके आएगा, लेकिन उसके साथ यजुर्वेद और ऋग्वेद जुड़ा रहेगा, वो किताब इन्हीं की है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अष्टाध्यायी ये भाष्य के रूप में आई हैं। ठीक है, तो इसमें भूमिका, शिक्षा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था ना, लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को समाप्त करना था, मन में वेदों का प्रकाश को उजागर करना था। इन किताबों का अर्थ ये था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने जो है उसमें सूत्र के बारे में बताया। संस्कृत का जो 42 सूत्र है जो शिव जी के डमरू से निकला था, पाणिनि जी ने वहाँ पर बताया है अष्टाध्यायी किताबों में। ठीक है ना, उस चीज़ को ध्यान रखिए। वो अलग किताब है संस्कृत का और ये अलग किताब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में अगर बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप लोग भली भांति तरीके से जानते, बताइएगा। बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद जी के द्वारा की गई है, और ये बात सत्य है, आप सभी लोगों को मालूम है। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो जो 1987 है, सॉरी 1897 जो है 1897 है, उसकी स्थापना हुई। और स्वामी विवेकानंद ने मानवतावादी सामाजिक कार्य पर बल दिया, सामाजिक सुधार और अज्ञात अनाथ की सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने की बात किया। और यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। इनका एक स्टेटमेंट है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, बोलते भी नहीं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहुत बढ़िया सवाल। पटना। ओके, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। ठीक है, यहाँ जब कभी हम बात करते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग, पटना इज द राइट आंसर होगा। और आपको मालूम होगा खिलाफ विलायत अली और नियायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक माने जाते हैं। वहाबी विद्रोह है बेसिकली ये, और इसका प्रारंभ अगर हम बात करते हैं तो सन 1828 से प्रारंभ हुआ और 1888 तक ये चलता रहा। और इतने लंबे समय तक चलने वाला ये वहाबी आंदोलन जो था, रायबरेली में सैयद अहमद भी थे वहाँ पे, और यह आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बनाया गया था पटना का बनाया गया था। और पटना में विलायत अली और इनायत अली ये इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। लेकिन भूमिका आप रायबरेली में सैयद अहमद की भी रख सकते हैं वहाबी आंदोलन में। तो यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत और मध्य भारत में सक्रिय था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे अगर बात करें तो विद्रोह की जो सफलताएं की बात करते हैं, हालांकि 1857 के सिपाही विद्रोह वहाबी लोगों के प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में ना शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इससे कुछ संबंध में ये चीज़ें थी, परंतु आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर पटना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला का सही रहेगा। सर ये जो मोहम्मद बिन वहाब थे वो उनका नहीं था? मोहम्मद बिन वहाब नहीं, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, है ना। लेकिन जो नायक हाँ हो सकते हैं सदस्य वगैरह के रूप में हो या किसी और चीज़ के रूप में हो, मैं ऐसा नहीं पढ़ा था सर कहीं पे कि वहाबी आंदोलन तो उन्हीं के नाम पे सर नाम था, मोहम्मद बिन वहाब नहीं। विलायत अली और इनायत अली पटना से बेसिकली ये सुधरा। वहाबी विद्रोह जो थे रायबरेली के सैयद अहमद थे, ये आपका सही रहेगा। सैयद अहमद इज़ द राइट आंसर, आपका वही माना जाएगा। बाकी यहाँ और किसी चीज़ का आप जो है भूमिका ना दें। इसकी स्थापना 1828 या 1826 के बीच में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप इसका नाम याद रख सकते हैं। जैसे अभी आपने एक क्या नाम बताया है? मोहम्मद बिन वहाब।
देखिए शुरुआत में जो है इस आंदोलन के अतिवादी इस्लामी आंदोलन था। तो जो इस्लामी आंदोलन में भूमिकाएं निभाई तो वो उसका श्रेय जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया गया था वहाबी आंदोलन में। फिर इसकी जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आए थे सैयद अहमद खान, और पटना में जो आए थे उनका नाम याद रखिएगा, मैंने अभी बताया है, इनायत अली और विलायत अली। सैयद अहमद खान अलीगढ़ वाले हैं ना? रायबरेली वाले, अलीगढ़ नहीं, रायबरेली के। अलीगढ़ वाले तो सर सैयद अहमद खान वो हो जाएंगे, क्या नाम था उनका, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन वाला। जी हाँ जी। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। देखिए भारत में जो देखो, एक तो आप सबको मालूम है दास प्रथा है जी, 1843 हाँ सर 43 दास प्रथा का कानून बनाया गया था 1800। ओके 1843 यहाँ पे आप सबका जवाब आ रहा है। और भी कोई बालक हमें कुछ कहना चाहेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में? चलो ठीक 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 जवाब है। चलो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। दास प्रथा बेसिकली समाज कार्य से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। दास प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा का बंद करवाने के लिए 1823 में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के डक्यू ऑफ गोस्टर से अनुरोध किया था, और इसी के परिणाम स्वरूप 1789 में दासों के निर्यातों का प्रतिबंधित कर दिया था। ये इंग्लैंड का पहला स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट था। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये प्रश्न कह रहा है आपसे, 1849 में याद रखिएगा, 1833 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता को गैर कानूनी करार दिया था, और सन 1843 में संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित कर दिया था, जहां पे दास प्रथा अवैध घोषित हो गया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा फिर। और 1860 तीसरी पॉइंट, 1860 1860 में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया 1860 के द्वारा। इसलिए आप सभी लोग इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। सर तीनों एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। फिर से सुनिए, पहली बात यह है कि भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करना के लिए 1823 में 1823 में लिस्टर स्टैनहोप ने, नाम है एक लिस्टर विद्वान का या व्यक्ति का, स्टैनहोप ने इंग्लैंड में जो है ड्यूक ऑफ गोस्टर से अनुरोध किया था। किससे? ड्यूक ऑफ गोस्टर से अनुरोध किया था। आप स्क्रीन को देखिए। और इसी के परिणाम स्वरूप में फिर 1789 में दासों के निर्यातों को प्रतिबंध कर दिया, दासों के निर्यात को प्रतिबंधित लगा दिया था। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो 1833 में, मतलब 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा, किसके? चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता को, जो दास यहाँ पे दास प्रथा की बात मैं कर रहा हूँ, दासता को गैर कानूनी करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया। और फिर इसी में आप लिख लीजिए 1843 में संपूर्ण भारत में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी इसको भारत में, संपूर्ण भारत में अगर मैं बात करूँ, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया 1843 में। और एक तीसरी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तहत हम बात करते हैं, दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया 1860 में। बस ये तीन बातें ध्यान रख सकते हो। हालांकि
हालांकि आपको एक चीज़ ये भी मालूम है, दास प्रथा को जो निषेध के रूप में भूमिका आई तो 1843 में एक वो थे गवर्नर जनरल, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड एरनबरो। लॉर्ड एरन 1843 में जब ये सर कानून बना ना तब वही थे उनकी अधिनियम के द्वारा 1843 ये 1843 में जब ये गवर्नर जनरल थे ना उसी समय ये कानून बना था 1843 का। 1843, लेकिन ये किसी अधिनियम के तहत बना है ना 1843 का, वो भी तो बोलो, 1833 भी तो बोलो, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया है ना ये तो 1843 में। मैं तो गवर्नर जनरल बोल रही हूँ उस काल। हाँ, लॉर्ड एरनबरो थे उसी समय की बात। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलो, तो ये याद रहेगा, ऑप्शन आपका पहला था। बहुत अच्छा सवाल था ये, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया? देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एजुकेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अंग्रेजी शिक्षा तो बेंटिक का है सर, डी ऑप्शन दिखाइए। बेंटिक होना चाहिए सर, एक और ऑप्शन दिखाइए। ओके, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, बेंटिक है, कंफर्म। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, और ये आपका सही जवाब है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की एक अहम भूमिका रही है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी शिक्षा का जो अधिनियम आप जानना चाहिए, आप सबको पता वैसे होना चाहिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया और ये वर्ष बनाया गया था 1835 में। और आपको बता दूं इसमें एक वुड डिस्पैच की भी कुछ भूमिका थी अंग्रेजी शिक्षा में। देखो, पहले बात तो मेरी सुन लो आप लोग, पहले एक बार मेरा भी सुन लो इस प्रश्न के प्रति व्याख्या वाला। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि सन 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को एक शिक्षा का माध्यम बनाया। मैं आपको बता दूं कि विलियम बेंटिक ने भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का फैसला किया और अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया और एक विधायी अधिनियम था ये। और वुड डिस्पैच सन 1854, आप लोग को भली भांति तरीके से मालूम होगा, सब लोग पढ़ रहे होंगे फर्स्ट पेपर, वुड डिस्पैच वगैरह आ रहा होगा। वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। जी सर। और इसमें भारत में शिक्षा का प्रसार का व्यापक योजना बनाई गई और यह सिफारिश की गई कि विद्यालय और कॉलेज में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की भाषा होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे तीन बातें हैं, तीनों बातें याद रखिए। पहली बात ये कि 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में। और फिर आप दूसरी बात ये याद रख लीजिए कि विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत के अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का फैसला लिया। ये दूसरी बात याद रखिए। तीसरी बात याद रख लीजिए, मैग्ना कार्टा को जो वुड डिस्पैच 1854 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा का रूप दिया गया, जहां पे सिफारिश की गई कि विद्यालय और कॉलेज में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी बात कही गई। तो ये तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब था 1856 वाला, उसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने में भूमिका निभाया था लॉर्ड डलहौजी ने। हाँ सर। है ना। बात करें अगर हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन की भूमिका किसमें थी, किसी को मालूम है? वो स्थायी स्वशासन पे थी सर की। हाँ, अस्थायी स्वशासन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर एक मिनट, आपने डलहौजी का सर क्या बताया, रिपीट करिए जरा।
लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 में, इसके द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। सर यही तो कंफ्यूजन है सर, ये डलहौजी का तो गवर्नर जनरल थे, इनका काल था, और जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था वो पारित किया था। कैनिंग ने, देखिए विधवा न्यायाधीश थे, उन्होंने ही पारित किया था सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिर बात हुई। लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 के अकॉर्डिंग पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग अधिनियम 15 के अकॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर ऑफ पेपर। और विधवा पुनर्विवाह की फिर कानूनी मान्यता दी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ विधवा विवाह के लिए। हालांकि विधवा विवाह मैं वो भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के 1856 में, वो भी मान्यता प्राप्त वाली, ये भी सही है। आपकी बात को समझिए आप सभी लोग। आपको बता दो विधवा विवाह के बारे में। विधवा विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के एक संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे जिनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र पर लॉर्ड डलहौजी को भेजकर, अब बात को समझिए, पत्र किसको भेजा जा रहा है? कैनिंग को नहीं, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। और ये अनुरोध किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, किसको? लॉर्ड डलहौजी को। हाँ, गवर्नर जनरल को किया था। अब उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार, अब देखिए ब्रिटिश सरकार में कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। हाँ। अब बात है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास के बाद उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित कर दिया और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। अब उसी के बाद प्रोफेसर धोंडे केशव कर्वे का नाम आता है, डी.के. कर्वे जिसको आप लोग कहते हो। और उसी डी.के. कर्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया और कर्वे ने 1896 में विधवा आश्रम की पूना में स्थापना किया और स्वयं एक विधवा से विवाह भी किया। ये बात डी.के. कर्वे की है, ना कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। आगे बात करते हैं। अच्छा, वारेन हॉस्टिंग का नाम भी आप लोगों ने पता होगा। वारेन हॉस्टिंग का नाम कहाँ पे आता है? एग्जैक्ट, ओके, वारेन हॉस्टिंग। चलिए अभी देखते हैं, अगर कहीं पे इनकी भूमिका अगर हमें देखने को मिलेगी वारेन हॉस्टिंग के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा कर देंगे। एग्जैक्ट वारेन हॉस्टिंग का नाम किसी को अगर याद आ रहा है तो एक बार जरा मुझे बताएं। चलो कोई निश्चित आगे बढ़िए। ये बेसिकली कांग्रेस वगैरह जो उसमें उस समय 1857 का जो युद्ध हुआ था ना, उस समय वारेन हस्टिंग की भूमिका थी। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो, वारेन हस्टिंग की भूमिका उसी समय थी। उस समय सर आपने ये डी.के. कर्वे वाला ईयर क्या बताया फिर से? डी.के. कर्वे का क्या आश्रम का? आश्रम का 1896 1896। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय? भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1906। चलो क्वेश्चन नंबर 1, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, या व्याख्या किसकी है? ये तो दयानंद वेदों की बात कर रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं था, और ये बात तो अच्छे से जानते हैं हम सभी लोग, मैंने बताया भी है। पुनः वेदों की ओर लौटो, है ना। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? मैं पढ़ा चुका हूँ। तो रानाडे को बोलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। शिकागो शिकागो है कहाँ? किसी ऑप्शन नंबर सी है ना। शिकागो सी इज द राइट। और ये कब हुआ था?
1893। हाँ 1893। 1896 में मैडम न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का हाँ वेदांत सोसाइटी आएगी 1896। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, ये बात सही है, और उनका मुख्य काम इस दिशा में था: धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। समाज सुधार। ओके, यहाँ सही जवाब समाज सुधार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, बी करेक्ट माना जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कितना सरल सरल प्रश्न, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसने आधुनिक भारत के जनक, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर सी में है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह तो नहीं है, और किससे नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताइए। संस्कृति शिक्षा से नहीं है ना। 1 मिनट देखिए, और ये प्रश्न आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, संस्कृति शिक्षा, सती प्रथा। सती प्रथा से तो है, इस बात से सहमत है, अंग्रेजी शिक्षा से भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बताओ जरा आप लोग, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह में भी तो है। संस्कृति शिक्षा आप देखिए जरा, संस्कृत शिक्षा से नहीं। हाँ देखिए, अंग्रेजी को बोला। देखो मैं बताऊं आपको, कुरीतियाँ, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, एक्वेशरवाद, है ना, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और आपकी अंग्रेजी। बिल्कुल, संस्कृति शिक्षा से नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किससे समर्पित था? देखिए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, क्वेश्चन नंबर 8। ये कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, शायद आप लोग सुन रहे होंगे कि इस समय कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, जो शब्द सुन रहे हैं पहली बार ही सुन रहे होंगे, हो सकता है ऐसा। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है सर, विवेकानंद से ही। बिल्कुल, यहाँ पे विवेकानंद संस्मारक शिला है, और ये भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक संस्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गया है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में एक के ऊपर एक निर्मित किया गया है, एक ऊपर एक। तो एकनाथ रनाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद संस्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया है, विशेष कार्य किया है। क्या नाम था सर? एकनाथ जी, एकनाथ रनाडे, राणा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकार से सर कार्यवाहक थे, है ना, सर कार्यवाहक थे। तो ये चीज़ें हैं, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें कभी कभी हम लोगों को मिल जाती हैं, है ना। 1 मिनट जरा होल्ड रखिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यहाँ पे संबंध बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट ले लीजिए। आज के बाद जो है ये क्लास आपका ये समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों की जो क्लास लेने वाला हूँ 9 तारीख को, वह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ही वहाँ पे मैं रहूँगा, गांव में रहूँगा, यूपी में रहूँगा। मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूँगा। बराबर हम लोग अपडेट रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो हम लोग ग्रुप में जो है चर्चा करते रहेंगे। अभी 8 बजे की क्लास आप सबकी रहेगी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन और बताइए। राधानगर वेदा, हाँ ऑप्शन 24 परगना जिला गलत, हुगली जिला गलत, राधानगर वर्धमान जिला, हाँ ए ही करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 10 कंप्लीट कर लो, बात खत्म करो 10 को। संवाद कौमुदी पत्र किसका है? राजा राम
राजा राम मोहन राज्य का था। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, अभी 8 बजे से क्लास होने वाली है ना।